पिछले व्याख्यान में हमने राज्य की प्रकृति और उसके कार्यक्षेत्र के बारे में चर्चा की थी और इसके तहत हमने जो पहला सिद्धांत उठाया था, जो पहले सिद्धांत पर चर्चा की थी या पहली विचारधारा पर चर्चा की थी, वह उदारवाद था कि उदारवाद के अनुसार राजनीति राज्य की प्रकृति और उसका कार्यक्षेत्र क्या है। और मैंने आपको कहा था कि राज्य परंपरागत रूप से मानवीय संगठनों की केंद्रीय इकाई रहा है। राज्य समय अनुसार बदलते रहे, उनका स्वरूप बदलते रहा है। और तो इसी संदर्भ में राज्य एक ऐसा महत्वपूर्ण अध्ययन बिंदु है जिसको अध्ययन जो राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में समाहित होता है। उदारवाद की हमने चर्चा की थी कि पहले मैंने आपको बताया था कि विचारधारा हम कहते किसे हैं, कि हम विचारधारा को किस रूप में परिभाषित करेंगे। तो मैंने आपको कहा था कि विचारधारा की मोटी मोटी जो परिभाषा, मूल परिभाषा दी जा सकती है, वे ये है कि विचारधारा विचारों का वह समूह है जो व्यक्ति को कोई कर्म करने की प्रेरणा देता है। यानी विचारधारा का जो महत्वपूर्ण तत्व है वो कर्म या एक्शन ओरिएंटेशन से जुड़ा हुआ है, व्यक्ति को कुछ न कुछ करने की प्रेरणा प्रदान करता है। तो सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्रों में अलग अलग विचारधाराएं पाई जाती हैं और उदारवाद वह विचारधारा है जिसका संबंध राजनीति, समाज और अर्थशास्त्र तीनों से ही है। साथ ही साथ इस बात पे भी मैंने आपको व्याख्यान में कहा था कि राज्य के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो ये है कि सिर्फ राजनीति विज्ञान की एकमात्र विचारधारा आदर्शवाद को छोड़ दिया जाए तो सभी राजनीतिक विचारधाराओं की अंतिम या चरम परिणति राज्य की समाप्ति के साथ ही होती है। बड़ा अद्भुत तथ्य है, परंतु ये तथ्य है कि आदर्शवाद के अलावा कोई भी ऐसी राजनीतिक विचारधारा नहीं है जो राज्य को बनाए रखने के पक्ष में है, बल्कि सभी राज्य का न्यूनीकरण या कम सीमित करने के पक्षधर रहे हैं और इसके लिए उनके अपने अपने तर्क हैं। उदारवाद के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। मैंने आपको कहा था कि उदारवाद वह राजनीतिक विचारधारा है जो सामंतवाद के पतन के बाद राजनीति को बाजार अर्थव्यवस्था के अनुरूप मोड़ देने के लिए अस्तित्व में आई। और उदारवाद जो शब्द है, जो लिबरलिज्म इंग्लिश में क्या कहा जाता है, उसकी शब्द की उत्पत्ति लिबर शब्द से हुई है, जिसका मतलब है स्वतंत्रता। और स्वतंत्रता का मतलब है कि उदारवाद वह विचारधारा है जो मनुष्य की स्वतंत्रता पर अधिक से अधिक बल देती है और ये स्वतंत्रता मनुष्य की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्र में व्यापक जो स्वतंत्रता का समर्थन करती है, वह विचारधारा उदारवाद के नाम से जानी जाती है। इसलिए का मतलब ये है हर वो विचारधारा जो व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन करती है, और वह उस विचारधारा को हम उदारवाद के नाम से जानते हैं। यही वजह है कि जब हम परंपरागत रूप से, सामान्य रूप से जब शब्द का उपयोग करते हैं कि वह व्यक्ति उदार है, संस्था उदार है, तो उस उदारता के पीछे जो अर्थ है वह ये है कि उदारतावाद एक विचारधारा के रूप में ये बात मानती है कि मनुष्य को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्र में पर्याप्त स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। उदारवाद जैसे उत्पत्ति हुई उसके व्यक्तिवाद से जुड़ा और अंत में व्यक्तिवाद वह सिद्धांत है जो व्यक्ति को केंद्रीय तत्व मानता है और सभी सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक इकाइयों को उसको व्यक्ति के हितों की पूर्ति का साधन मानता है। तो उदारवाद वे विचारधारा थी जो सामंतवाद के पतन के बाद राजनीति को बाजार अर्थव्यवस्था के अनुरूप मोड़ देने के लिए आई और उसका उद्देश्य ये था कि मनुष्य के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्र में स्वतंत्रता मिले। और साथ ही साथ उदारवाद की ये मान्यता भी है कि राज्य या जो भी संस्थाएं हम देखते हैं, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक, वे संस्थाएं मनुष्य के हित की पूर्ति का साधन है। वे मनुष्य साध्य है और ये सारी संस्थाएं साधन हैं जिसके द्वारा मनुष्य अपने हितों की पूर्ति करता है। और ये
संस्थाएं इसी अर्थ में सार्थक हैं अगर ये मनुष्य के हितों की अधिक से अधिक पूर्ति करें। तो उदारवाद के केंद्र में मनुष्य है और उसको अधिकतम स्वतंत्रता देने की बात कही गई है, और साथ ही साथ ये बात भी मानी गई है कि जितनी भी सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक संस्थाएं हैं, चाहे वह राज्य ही हो, उसका उद्देश्य व्यक्ति के हितों की पूर्ति करना है। व्यक्ति साध्य है और अन्य सभी संस्थाएं साधन है। अब उदारवाद के साथ जो पहला सिद्धांत या उदारवाद की मूल मान्यता क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो उदारवाद की जो पहली मान्यता है कि उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देता है। अब सवाल ये उठता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता पे बल क्यों दिया जा रहा है? हम ये जानते हैं कि मनुष्य का जो एक ऐतिहासिक मानव सभ्यता का जो विकास हुआ, इसको बीच में एक अंधकार का युग भी कहा गया यूरोप में, और उसके बाद पुनर्जागरण और नवजागरण और धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुए। पहले हम ये मानते थे, पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन से पूर्व हमारा ये मान्यता थी कि मनुष्य के पास विवेक नहीं है और मनुष्य को अपनी ईश्वर की इच्छाओं के अनुसार जीवन जीना चाहिए, और वे इच्छा या आदेश, ईश्वरीय आदेश हमारे धर्मशास्त्र की किताबों में लिखे हुए हैं। तो मनुष्य के लिए कुछ करने के लिए नहीं है, बल्कि उन्हीं आदेशों का पालन जो हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है उसको करने का, उन्हीं आदेशों का पालन करने का है। 16वीं-17वीं शताब्दी से जब से पुनर्जागरण यूरोप में और धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुए, पहली बार ये माना जाने लगा कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, और विवेकशील प्राणी होने के नाते वे संसार के सभी रहस्यों या सभी सृष्टि के नियमों को जान सकता है। अब एक विवेकशील प्राणी होने के नाते, क्योंकि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है और उसमें वह योग्यता है कि वह संसार के सभी या प्रकृति के सभी रहस्यों को जान सकता है, उसके जानने के लिए प्रयत्न कर सकता है। और क्योंकि एक विवेकशील प्राणी है तो उसके लिए किसी बंधे बनाए आदेशों का या ईश्वरीय आदेशों का कोई अर्थ इसलिए नहीं है कि एक विवेकशील प्राणी होने के नाते वह अपना अच्छा बुरा खुद ही सोच सकता है। तो उदारवाद इसी सिद्धांत को लेकर आगे बढ़ा कि मनुष्य में विवेक पाया जाता है जो अन्य किसी प्राणियों में नहीं पाया जाता, और विवेक पाए जाने के कारण व्यक्ति अपना अच्छा बुरा खुद ही सोच सकता है। तो इस कारण मनुष्य को अधिकतम स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, क्योंकि वह सामान्य तौर पर विवेकशील प्राणी होने के नाते अपनी स्वतंत्रता का अतिक्रमण नहीं करेगा, क्योंकि वह जानता है कि उससे उसका लक्ष्य या उसके हितों की पूर्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए अधिकतम स्वतंत्रता मनुष्य को मिलनी चाहिए, इसलिए मिलनी चाहिए कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। विवेकशील प्राणी के होने के नाते उसे अपने अच्छे बुरे का स्वयं का ज्ञान है, और स्वयं का ज्ञान होने के कारण वे सही और गलत का निर्णय खुद कर सकता है। इसलिए उसे कि पहले से बने आ रहे किसी बने बनाए सिद्धांतों या नीति नियमों को मानने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए व्यक्ति को स्वतंत्र, क्योंकि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, इसलिए उसे अधिकतम स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन से जो बात निकल के आई वह प्रमुख रूप से ये है कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, वो प्रकृति के रहस्यों को जान सकता है, मेहनत कर सकता है, और साथ ही साथ विवेकशील प्राणी के होने के नाते उसे अधिकतम स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। तो उदारवाद इसी सिद्धांत पर आधारित है कि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, और विवेकशील प्राणी होने के नाते अपना अच्छा बुरा खुद सोच सकता है। इस वजह से उसे अधिकतम स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, क्योंकि सामान्यतः यही होगा कि ज़्यादातर मनुष्य ज़्यादातर समय में अपनी स्वतंत्रता का उपयोग अच्छे कार्यों में करेंगे। तो ये एक बड़ी बात है। दूसरा उदारवाद का सिद्धांत था कि उदारवाद रूढ़ियों का बड़ा विरोधी है। पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन हम यूरोप में पढ़ते हैं कि उन्होंने धार्मिक सत्ता और धार्मिक धर्म ग्रंथों को चुनौती दी, और पहली बार वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास हुआ और मनुष्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचने लगा। तो इसका परिणाम ये हुआ कि जो धार्मिक रूढ़ियाँ यूरोपियन समाज में विद्यमान थी उनमें कमी आने लगी। व्यक्ति का दृष्टिकोण धार्मिक रूढ़ियों से हटकर वैज्ञानिक होने लगा, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अर्थ ये है कि व्यक्ति हर तथ्य पर या हर घटना पर तर्कपूर्ण ढंग से विचार करने लगा,
और तर्कपूर्ण ढंग से विचार करने के कारण उसके जीवन में रीति रिवाज, परंपराओं या अंधविश्वासों का महत्व कम होता गया। उदारवाद इसी सिद्धांत पर आधारित है कि व्यक्ति के जीवन में अंधविश्वास, रूढ़ियों का महत्व धीरे धीरे कम होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होना चाहिए। तीसरा है उदारवाद मानवीय स्वतंत्रता में विश्वास करता है और उदारवाद व्यक्ति को साध्य मानता है। साध्य का मतलब है व्यक्ति लक्ष्य है और जितनी भी सामाजिक आर्थिक संस्थाएं हैं या राजनीतिक संस्थाएं हैं उनका वे साधन हैं जो मनुष्यों के हितों की पूर्ति करती हैं। अब व्यक्ति साध्य है और सारी संस्थाएं साधन है। इसका मतलब ये है कि सारी संस्थाओं को मनुष्य के हित की पूर्ति करना चाहिए और वे तभी तक सार्थक हैं कि वे मनुष्य के हितों की पूर्ति कर रही है। अगर वे पूर्ति नहीं कर पा रही मनुष्य के हितों की तो कोई अर्थ नहीं है उनके अस्तित्व में रहने का। तो हर वो संस्था जो मनुष्य के हितों की पूर्ति करती है उदारवाद के अनुसार वे उपयोगी है, वह सार्थक है। अगर वे मनुष्य के हितों की पूर्ति नहीं कर पा रही है तो वह निरर्थक संस्था है, उसका कोई अस्तित्व का कोई आवश्यकता नहीं है। इस रूप में व्यक्ति साध्य है और संस्था साधन। उदारवाद ये भी मानता है कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था नहीं है बल्कि कृत्रिम संस्था है। कृत्रिम संस्था का मतलब ये है एक समय या इतिहास सभ्यता के ऐतिहासिक विकास के मोड़ पर हमने राज्य को बनाया है। राज्य कोई देवीय संस्था नहीं है। परंपरागत दृष्टिकोण में ये बात मानी जाती थी कि राज्य एक देवीय संस्था है जिसे ईश्वर ने देवीय इच्छा किसी विशेष उद्देश्यों के लिए बनाया। उदारवाद ने इस सिद्धांत को चुनौती दी कि राज्य मनुष्य द्वारा निर्मित एक संगठन है और ये कृत्रिम संगठन होने के नाते इसका अस्तित्व भी तभी तक है जब तक ये मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति कर रहा है या मनुष्य के हितों की पूर्ति कर रहा है। और तीसरा है प्राकृतिक अधिकार का समर्थन। प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो मनुष्य के जीवन से जुड़े होते हैं और जो पैदा होते ही उसे मिल जाते हैं। उदारवाद की मान्यता है कि ऐसे कुछ अधिकार व्यक्ति को मिले हुए हैं जो उसे जन्म से ही मनुष्य होने के नाते प्राप्त हैं और क्योंकि मनुष्य होने के नाते उसे कुछ प्राकृतिक अधिकार मिले हुए हैं तो राज्य का उद्देश्य ये है कि उस अधिकारों की रक्षा करे। अगर राज्य उन उद्देश्यों की पूर्ति करने में असफल रहता है, उन अधिकारों की रक्षा करने के असफल रहता है तो वह राज्य बने रहने के लिए बना नहीं रह सकता। उसे खत्म कर देना ही मनुष्य के हित में उपयोगी है। जॉन लॉक एक बड़े उदारवादी दार्शनिक माने गए और उदारवाद के जनक भी माने गए। उन्होंने कहा कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति ये तीन अधिकार ये हैं जो मनुष्य को जीवन पैदा होते ही मिल जाते हैं। यानी ये प्राकृतिक अधिकार हैं जो प्राकृतिक रूप से प्रकृति ने मनुष्य को दिए हैं और राज्य का अस्तित्व इन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए है। अगर ये अधिकार राज्य इन अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए सुरक्षा नहीं कर पाता तो उससे बने रहने का भी कोई अधिकार नहीं है।